पहले सारा सिलेबस कर ले फिर देखते हैं। छोड़ी दे, तेरा वो रहता है ना, इसके बाद मैं एडमिशन और एओडी की थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस। ये टेबल याद करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा समझना है कि सॉलिड्स में स्पीड क्या होती है, ज्यादा, बहुत तेज। अगर साउंड सॉलिड से ट्रेवल करेगी तो बहुत तेज होगी, लिक्विड में उससे कम, और बहुत कम होती है। तो अगर मैं ट्रेन की पटरी पे ऐसे कान रखूंगा तो ट्रेन तो बहुत दूर होगी, मेरे को पता लग जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड से ट्रेवल कर रही है। अभी मेरे को हॉर्न की आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, बट पता लग जाएगा ट्रेन आने वाली है, क्योंकि सॉलिड में बहुत तेज ट्रेवल करती है। तो आपको ये याद करना है, तो मैंने मार्क किया, एयर का याद करना है, वो आपके न्यूमेरिकल में दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता। एक ए याद कर लो, एक वाटर याद कर लो बेटा, और एक एल्यूमिनियम याद कर लो। तीन और रीड करना शुरू करो। जहाँ पे दिक्कत है मेरे को बताओ, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ना है, नहीं तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ये मैंने कर लिया इधर से। हाँ, ये यहाँ से नोट्स शॉर्टकट मिलेगा। जब साउंड गूंजती है वो इको होता है। जब साउंड गूंज नहीं लेकिन रिपीट हो रही है, गूंजना अलग है, रिपीट होना अलग है। गूंजना होता है कि मतलब हमारी आवाज बहुत, हाँ, एक होता है रिपीट हो रही, बार बार रिपीट हो रही, रिवर्बरेशन, वो मैंने पहाड़ों पे होती है। हमारी वॉइस जाती है वापस आती है, 2 बार 3 बार 4 बार, हेलो 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 हेलो, तो वो एको नहीं होती। गूंजना इज एको, रिपीट होना इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन एक ईगो का ही पार्ट है। तो फिर इनका डिफरेंस क्या होगा? वो 0.1 सेकंड के लिए सुनती है बस, और इसमें ये तो बार-बार सुनती है। हाँ, ये बार बार रिपीट होती रहेगी। ये 0.1 सेकंड के बाद रिपीट हो। जितना टाइम साउंड को जाने में लगता है उतना ही टाइम साउंड को आने में भी लगेगा। तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो जाने का टाइम और आने का टाइम भी क्या होगा? सेम। चलो जी, आप क्या पढ़ रहे हो जनाब? जो पेंडिंग है वो करो, आज से यहाँ करो, स्टार्ट करो। नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, आज या कल में हो जाएगा, याद है मेरे को। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज ही क्यों हैं? और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब क्यों नहीं है? मुंह ठीक कर पहले, ऐसे कम मजा नहीं आता है। मार्क्स ही तो कम, स्कूल के मार्क्स कम आए क्या? मेरे ही कम आए ना, क्या हो गया फिर? आ जाएंगे। बच्चे तो मेरे टेस्ट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तू इतना वो फील कर रही है। हो जाएगा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। हाँ जी बताओ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ही क्यों? वाई नॉट श्रीलंका, वाई नॉट भूटान, बांग्लादेश, नेपाल? बताओ, स्कूल में नहीं हुआ चैप्टर वाला? तो नेपाल भी तो शेयर करता है इंडिया के साथ, एक ही बॉर्डर कैसे? अच्छा, तीनों इकट्ठे? तो इंडिया, चाइना, नेपाल भी करता है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश भी करता है। वाई? जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 कंट्रीज को, तू बता अब्दुल, बता। चैप्टर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का ये सिर्फ, बाकी आसपास की कंट्रीज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्यों नहीं? ये 3 ही के नाम है चैप्टर। और इकोनॉमिक्स में क्यों है ये? तो मैंने जो नाम लिए सारे नेबरिंग है, वो ज्यादा है। ज्यादा है मतलब इनका मन कर गया, इकोनॉमिक्स में कुछ मन नहीं करता ये। हाँ, इनके साथ कुछ हुआ है। इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इनको, ये 3 कंट्रीज है, इनको फ्रीडम एक साथ मिली थी लगभग। इंडिया और पाकिस्तान को तो 1 दिन का ही फर्क है, चाइना का 1 साल का फर्क है बस। 47 हमारा है तो अभी आएगा 48 है कि 50 में, याद नहीं आ रहा। यस सर, हुक्म करो, कैसे आना हुआ है? तो अकेले करोगे, हर्ष की वेट नहीं करोगे? चल, तो आज मेरा फेवरेट चश्मा पहन के आ, तू कुछ नहीं कहूंगा तेरे को मैं।
वो मत पहना, जो कल पहना था बेकार था वो, ये मस्त है। और ये कहाँ से लिए बता दे, मैं भी लेके आऊंगा अपने लिए। मैं भी लेके आऊंगा क्योंकि मैंने कई जगह ट्राई किया, ये वाला लगता नहीं मैट लुक में। ये लक्ष्मी एक्चुअली में ना है लक्ष्मी एक्चुअली कहाँ है भाई? जेल रोड जेल रोड अच्छा वो कॉर्नर में, हाँ हाँ उसकी साइड में हाँ हाँ गली में बस है। वो एक ही देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, हाँ चल ठीक है, बोलूंगा उसमें भी लेके आऊंगा। मस्त लग रहा है मेरे को, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो होता है ना वो शाइनिंग लुक में होते हैं, मैट फिनिश में ब्लैक मिलता है, व्हाइट मिलता नहीं इजीली। चलो, तो इनको आजादी एक साथ मिली लगभग, तो जब कट्ठे फ्री हुए तो इनकी इकोनॉमी रीस्टार्ट हुई, फ्रेश स्टार्ट हुई। तो तब से लेके जब ये तीनों कट्ठे आजाद हुए, तो इन्होंने आज तक अपनी कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, अपनी इकोनॉमी को कितना ग्रो किया, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखो बांग्लादेश 1970s में जाके रिहा हुआ है पाकिस्तान से, उससे कंपेयर करने का फायदा क्या, क्योंकि हमसे 20 साल 30 साल पीछे है। जो हमारे साथ ही फ्रीडम हुई है, तो उनको कंपेयर करो ना कि आज तक कितनी इकोनॉमी किसकी ग्रो हुई है। यहां हम सब कुछ देखेंगे, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर, टर्शरी सेक्टर, मेल फीमेल रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब कुछ चेक किया जाएगा। आपस में क्या किया जाएगा, कंपेयर, और उसके रीजंस कि क्यों कोई कंट्री आगे है और क्यों कोई कंट्री, भाई तीनों इकट्ठे आजाद हुई हैं तो तीनों को इकट्ठे ग्रो करना चाहिए था, फ्लरिश करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या कमियां रह गई और किसकी कंट्री ने क्या अच्छा किया, वो हमने पढ़ना है, उससे सीखना है, और कमियां जो रह गई है वो कैसे ठीक होंगी वो पढ़ना है। चैप्टर का इंट्रो ये है। अब आप बिना पढ़े बताओ, तीनों में से कौन सी कंट्री सबसे आगे है, क्यों? तो पढ़ेंगे ना, पॉलिसीज ऐसे ही रिफॉर्म्स लेके आए कि वो अच्छी रही। इंडिया भी रिफॉर्म्स लेके आया, 1956 में लाया पहले, फिर 58 में लाया, फिर 1978 में लाया, फिर 1991 में लाया। इतनी बार रिफॉर्म ही लेके आ जा रहा है, क्योंकि उनको खुद की पॉलिसी पे वो ही नहीं होता, डाउट खराब होती है पॉलिसी में। कहाँ अगर वो 56 58 की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी होती तो एलपीजी की जरूरत पड़ती? इंडिया में क्राइसिस आ गए थे, पैसा खत्म हो चुका था बिल्कुल, तो एलपीजी की जरूरत ही ना पड़ती। चाइना ने एलपीजी बहुत पहले ले आए थे, उनको पता लग गया था कि एलपीजी जरूरी है। चाइना में हर घर में फैक्ट्री है, बैकयार्ड में, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ही नहीं है, हर घर में काम हो रहा है, हर घर में दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बहुत पहले वन चाइल्ड पॉलिसी कर लिया था, उनको पॉपुलेशन हर चीज का रूट कॉज है, तो कंट्रोल करनी शुरू होगी। उन्होंने दो काम अच्छे किए, पॉपुलेशन कंट्रोल करी, एक उन्होंने घर घर में फैक्ट्री लगाई, पॉवर्टी कम हुई, पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, और फैक्ट्रियां जब बड़ी जीडीपी बढ़ गई। उन्होंने ये किया, इंडिया ने ये नहीं किया। वहां एक नुकसान हुआ कि वहां पे पोल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा, हर घर में फैक्ट्री होगी तो धुआं उड़ेगा, पानी खराब होगा, तो पानी का, एयर का और वाटर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। इंडिया में भी है, पर चाइना में इंडिया से ज्यादा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन में इंडिया तो आगे निकल ही चुका है चाइना से, आप लोगों ने बताया मेरे को, ठीक है जी। तो इंट्रो विंट्रो में कुछ नहीं करना, सीधा आ जाओ। हाँ, डेवलपमेंट पाथ से मार्क करेंगे। आपको ये तो पता ना तीनों कंट्रीज में कौन सी तरह की गवर्नमेंट है। हमारी में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप हो जाती है, मिलिट्री रूल लग जाता है, मार्शल लॉ, और कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो डिक्टेटरशिप में आता है बेसिकली देखा जाए। अब इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव many similarities in their strategies. Number one, all the three nations started their developmental path at the, तभी हम कंपेयर करेंगे ना, तीनों एक साथ फ्री हुए हैं। इंडिया, अब तीनों के ईयर्स लिखे हुए चेक करो, 1947, 47 और 49, 2 साल का ही फर्क है, लगभग सेम ही होता है वो। 2 साल बाद रिहा हुआ वो, पर हमसे कितने साल आगे चला गया, 50-60 साल आगे चला गया। All the three countries started planning their development strategies similar way. अब ये आपका एमसीक्यू है, इंडिया ने कब किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 51 में, पाकिस्तान ने 56 में, चाइना ने लगभग बराबर किया, सबने 2-3 साल का फर्क है। ये एमसीक्यू बना लो, ये आएगा। फोर्थ पॉइंट रहने दो बेशक, बस बहुत है।
अब आया चाइना का बैकग्राउंड, मार्क नहीं करना, सिर्फ लिखो रीड, लेकिन एग्जाम टाइम में भी रीड करना है, लर्न नहीं करना। पढ़ो जी, चाइना का बैकग्राउंड आपको पता ही है, फटाफट से पढ़ लो। चाइना हमारी पूरे वर्ल्ड की ना सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, क्योंकि पहले इंडिया चाइना अलग अलग नहीं था, इकट्ठा ही माना जाता था सिविलाइजेशन में। तो इंडिया चाइना के काफी क्लोज रिश्ते थे पहले से, बहुत ज्यादा पहले से। तो बहुत अर्ली सिविलाइजेशन, जो अर्ली मैन थे, चाइना में आके स्टे करते थे। चाइना बहुत पुराना है, इंडिया की जितना पुराना है। पढ़ो, अपने आप पढ़ो। ज्योग्राफी वगैरह अपने पढ़ लो, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, फटाफट से पढ़ो। फिर एक चीज पूछनी है, पॉपुलेशन में सिर्फ फर्स्ट लाइन मार्क करनी है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली। लाउडनेस और इंटेंसिटी का क्या है? लाउडनेस है कि कितनी जोर से आवाज है, इंटेंस होती है कितनी डीप है, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी समझ आ रहे हैं? फिर मैं लक्ष्मी सिंह से इसके क्वेश्चंस करा दूंगा, अगर डीप में जाना है, अगर नहीं जाना तो फिर ऐसे ही जाना। ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, ग्रेविटेशन पूरा आ गया तो वो उसका है। और वो मेरा हो गया। और मेरे को एक और चीज पूछनी थी, इम्प्रूवमेंट का जो प्लान तक आ रहा है, वो नोट्स में तो साथ साथ बना बना के करूंगी। मेरा ऑलमोस्ट हो गया, तो आपके साथ करते करते वो कर रुक ले, जाऊं। एनसीईआरटी से वो कर ले, और और बैक एक्सरसाइज कर ले, और एग्जाम्पलर जरूर करिए, एग्जाम्पलर मत छोड़िए। ये सब आपने मार्क नहीं करना, सिर्फ रीड करना, फटाफट से करो, फिर इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। सुनी पड़ रही है को? सुन रही है साथ साथ? कल 3D स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, फर्स्ट एक्सरसाइज शायद कल ही खत्म हो जाए, फायदा हो जाएगा। जो हो रखा है उसको पक्का कर, 10 मार्क का नहीं भी करके जाएगी, बाकी तो पक्का कर। पढ़ लिया जी? अब इकोनॉमी के अंदर इन्होंने ऐसा क्या क्या किया जो पीआरसी, पब्लिक रिपब्लिक चाइना में लिखा अंडर वन पार्टी रूल, सिर्फ एक पार्टी राज करा करेगी, डिक्टेटरशिप कहते हैं उसको, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब जो इंट्रो है उसमें लिखा है वन पार्टी रूल के अंडर, और ये मार्क कर लो, अंडर वन पार्टी रूल ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, लैंड, सारे के सारे वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब आपके घर के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, हर चीज के ऊपर किसका हक है? वन पार्टी डिक्टेटरशिप होगी। गवर्नमेंट जब चाहे आपका घर हथिया सकती है, जब चाहे आपसे छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब सबसे पहले यहाँ पे आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये आपका BQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता ही आता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कोई समझाने की कोशिश करेगा? इसका डेट याद करो, 1958। किसने इनिशिएट किया था? माओ ने। हु वाज माओ? मतलब चाइना के गांधी जी, चाइना के गांधी जी। जो स्टेटस यहाँ पे गांधी जी का है, उन्होंने आजाद करा था, वो चाइना में माओ का है। माओ वॉज द मोस्ट पावरफुल इंसान पार्टी के अंदर और चाइना के अंदर। उसने बहुत 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 अच्छी पॉलिसीज लेके आई चाइना ग्रोथ के लिए। ये माओ के चक्कर में ही है, इतनी बढ़िया पॉलिसीज है कि चाइना बहुत आगे है आज। तो माओ ने किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या किया उसने? उसने कहा जो चाइना एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, उसको कन्वर्ट कराया इंडस्ट्रियल में, जल्दी जल्दी, एक तो कि स्लो स्लो ग्रेजुअली नहीं, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज करा दिया, मॉडर्नाइजेशन लेके आया। एम ऑफ दिस कैंपेन was to transform agrarian economy into a modern economy through process of rapid industrialization। जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज खुलवाई,
पीपल वर encouraged to set up industries in their backyard. जो ये बैक एंड इंडस्ट्री की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF, sorry. In rural areas, communes were started. What do you mean communes? शहरों में तो हो जाए कि बैकयार्ड में फैक्ट्री खोल लो, गांव में ये पॉसिबल नहीं था, गरीब लोग थे, हर छोटे छोटे घर थे, हर घर के अंदर कमरे ही बड़े कम है, फैक्ट्री कहाँ लगाओगे, तो वहां कम्यून स्टार्ट कर दिया। कम्यून का मतलब इकट्ठे 3-4 बंदे मिल गए और उन्होंने किसी की एक की बैकयार्ड पे या किसी एक जगह पे, क्या खेत है किसी कोने में, मिल के फैक्ट्री लगा ली। कि वो गरीब है तो उनके इतने सोर्सेज नहीं होते, तो उन्होंने कहा 3-4 बंदे मिलके, तो ये इन्होंने कहा शहर में हर घर में फैक्ट्री चाहिए, गांव में 3-4 घरों में मिलके फैक्ट्री चाहिए, कम्यून कर दिया। तो इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, खाली फैक्ट्री ही नहीं बल्कि लैंड। अब जो लैंड इकट्ठा कल्टीवेट होगा उससे क्या फायदा है? छोटे छोटे लैंड है, वो इकट्ठा कल्टीवेट हो जाएगा, फिर फसल इकट्ठी हो गई। कोई मशीन किराए पे मैं लेके आता हूँ, मेरे को बहुत महंगी पड़ती है, अब वो किराया 5 बंदे शेयर कर लेंगे, सस्ती पड़ेगी। इकट्ठे मिलके बेचने जाएंगे की क्वालिटी का सामान, तो हमारी मेजोरिटी यूनियन बन जाएगी। जो ट्रेडर है जो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा इकट्ठे मिलकर खेती करो, आपस में लड़ाई झगड़ा। इन 1958 देयर वर, है नई बुक में सेम है, 58 में सेम ही होगा, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म। तो खेती के अंदर क्या लगा दिए? कम्यून और फैक्ट्रियां, और शहर में क्या लगा दिए? फैक्ट्रियां बैकयार्ड में। इससे और कम्यून के अंदर मॉडर्नाइज खेती शुरू कर दी, मशीनें वगैरह, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर वगैरह यूज करना शुरू कर दिया। तो एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज हुआ और इंडस्ट्री भी मॉडर्नाइज फटाफट से कर दी। इतनी जल्दी इंडस्ट्रियां खोली इसने कि पूरा चाइना अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो गया। GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30। ये नुकसान हुआ जी, क्या नुकसान हुआ? चाइना में क्या आ गया? 30 मिलियन पीपल मर गए, 30 लाख बंदा मर गया। क्यों ड्रॉट आ गया होगा? जब एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके फैक्ट्री में जाओगे तो खेती वाले लोग कम नहीं हो गए, अकाल पड़ गया खाने का। वो सोचा नहीं गया कि जब एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, लोग कैश क्रॉप में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे, तो खेती कौन करेगा? तो बाहर से इंपोर्ट कराना भूल गए लोग। तो हुआ क्या? बहुत लोग मर गए, बाद में इसको ठीक किया गया। ठीक है जी, तो ये है GLP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GLF सॉरी। अब आता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर उससे कम। GLF तो मोस्टली आता है, ये भी कभी कभी आ जाता है। एक बार आप लोग पढ़ो, मैं ही पढ़ता हूँ, फिर आप समझाओ। प्रभुगुण समझा बेटा। इसमें दे रखा है साउंड, ये स्पीड ऑफ एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस है 331 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ एयर एट एक मिनट। हाँ बोलो। इसमें दे रखा है स्पीड ऑफ एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस है 331, तो स्पीड ऑफ एयर एट 22 डिग्री 344, और 25 में दे रखा है 344। टेम्परेचर बढ़ने से याद करने पड़ेंगे। ज्यादातर ये होता है मेन, ये रूम टेम्परेचर होता है, नहीं यही आता है मेन। अगर ये आएगा ना न्यूमेरिकल में, ये ब्रैकेट में दिया होता है, मोस्ट न्यूमेरिकल में दिया होता है। क्या हुआ प्रभुगुण, क्या कह रहा है बंदा? हाँ, कहाँ भेज दिया? कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? आसपास के कंट्रीज में जहाँ बॉर्डर्स होंगे, मतलब चाइना के आसपास। चाइना में ना पहले एजुकेशन कम थी, लेकिन आसपास रशिया वगैरह में, जापान वगैरह में अच्छी थी।
तो चाइना ने अपने बंदों को, प्रोफेशनल्स को बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को कहाँ भेज दिया? आसपास की कंट्रीज में, बॉर्डर के आसपास जाओ, तो कि वहां से अच्छी एजुकेशन लेके आओ और वहां पे काम सीखो, स्टूडेंट्स को भी और प्रोफेशनल्स को भी। तो ये अदला बदली हुई कि वहां के प्रोफेशनल यहाँ पे आए, जो वहां के लोग काम जानते थे उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में क्या करी? हेल्प। और यहाँ के बंदे वहां चले गए काम सीखने के लिए, कि वहां से सीख के आएंगे तो क्या होगा? फायदा होगा। इंडिया आज क्यों पीछे है? इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। चाइना ने पॉलिसी बनाई कि हम खर्चा करेंगे तुम्हें पढ़ाने का। जब गवर्नमेंट तुम्हें स्कॉलरशिप देगी पढ़ने की और काम सीखने की, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ सीखने जा रहे हो, वापस यहीं पे भेजा जाएगा तुम्हारा, वीजा लगाया है उतना, ठीक है। और वहां के प्रोफेशनल्स को इंडिया को चाइना बुला लिया ताकि यहाँ पे काम स्टैब्लिश करो, ठीक है। आगे लिखा भी है, जब रशिया के साथ लड़ाई शुरू होगी फिर रशिया ने अपने प्रोफेशनल क्या कर दिए? वापस। और चाइना ने अपने प्रोफेशनल क्या कर दिए? वापस अपने अपने कंट्रीज में। पर तब तक चाइना में बहुत अच्छी एजुकेशन हो चुकी थी। पॉइंट दोबारा से पढ़ लो, फिर अगला पढ़ते हैं। पढ़ लिया जी? जीएलएफ ऊपर फर्स्ट पॉइंट ने बताया कि 1958 में कम्यून्स लागू हो गए थे, लेकिन बाद में 1978 में क्या हुआ? दोबारा से रिफॉर्म्स बनाए। जो कम्यून्स का मतलब था कलेक्टिव फार्मिंग, वो वापस से डिवाइड कर दिए गए और इंडिविजुअल फार्मर्स को दे दिए गए, ताकि ड्रॉट आ गया था ना, इंडिविजुअल फार्मर्स को दे दिए गए। ये लिखा हुआ है देखो, इनिशियल फेज में रिफॉर्म इनिशिएट किए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सेक्टर्स में। इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट विच वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। और ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ओनली फॉर यूज एंड नॉट फॉर। भाई कम्यून आपको अलॉट हो रहा है 4 बंदों को, और तुम सारी सिर्फ खेती करके दोगे, ये तुम्हारा लैंड नहीं है। लैंड किसका रहेगा? गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट का राज है, गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी। तो अपने ही खेत में हम क्या है? किराएदार, जमींदारी सिस्टम वाली बात हो रही है, ठीक है। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग। मतलब तुम ये लैंड गवर्नमेंट का है, पर तुम क्या कर रहे हो? खेती कर रहे हो, पर तुम सारी इनकम हो रख सकते हो आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। जैसे आप लोग जिस घर में रहते हो, आपको उसका हाउस टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है लैंड मेरा है, चाहे घर तुम्हारा है। तो लैंड पे तुमने घर बनाया तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा हर साल। हम देते हैं हाउस टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला इस खेत का और इस फसल का जो तुम्हारी इनकम टैक्स देने के बाद तुम बाकी इनकम रख सकते हो। इससे फार्मर्स को क्या मिली? मोटिवेशन, कि भैया मेरी जितनी कमाई होगी सारी मेरी होगी। उन्होंने और मेहनत करना शुरू किया, तो ड्रॉट्स की सिचुएशन क्या होगी? खत्म होनी शुरू होगी। सब अपने लिए काम कर रहे हैं, अच्छे मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट है लेटर फेज में क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस वगैरह खोली गई, गांव में फैक्ट्रियां खोली गई, प्राइवेट फर्म्स को अलाउ किया गया काम खोलने के लिए। पहले प्राइवेट फर्म अलाउ नहीं थी, अब उन्होंने अलाउ बड़ी बड़ी फर्म्स खोलना शुरू कर दिया। एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट वर मेड टू फेस। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन आ गई, इससे गवर्नमेंट कंपनी को क्या फेस करना पड़ा? वो अच्छी बात होगी, क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे। पहले वो ढीले ढाले पड़ गए थे, अपनी मोनोपोली कर रहे थे। जब कंपटीशन जान के लाया गया, उससे तो क्या हुआ? प्राइवेट लोग अच्छा काम तो करेंगे, गवर्नमेंट लोग भी हमको देख के क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे और ग्रो चाइना की तरक्की अपने से। तो फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर को ठीक किया गया, सेकेंड फेज में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन लेके ठीक किया गया, ठीक है जी। अगला टॉपिक है डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म्स। ये थोड़ा टफ है, पर ये समझो, आप समझो फिर मैं समझाऊंगा, ट्राई कर समझाने का। उनको कुछ लोन दिए होते हैं, गवर्नमेंट से लेना पड़ता है फिक्स प्राइस पे।
बाद में कुछ उनको बेच भी करते हो उसका एक मार्केट प्राइस होता है एक फिक्स प्राइस होता है और तो इधर जैसे गवर्नमेंट को फिक्स कर है पर मार्केट में थोड़ा और क्लियर बता, समझ नहीं आया किसी को। कह तो सही रही है। जैसे कि अगर टेबल बेचना हो किसी को प्राइवेट सेक्टर को तो सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल कुछ रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट से परचेज फिक्स होता है फिर उसके बाद जब वो बन गया तो कुछ टेबल को बेच देते थे गवर्नमेंट को वो फिक्स प्राइस पे और कुछ मार्केट प्राइस पे बेचते थे फिक्स प्राइस थोड़ा सा गलत है। तुम बताओ जी, पढ़ के क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे एक वर्ड है, फिक्स क्वांटिटीज वर्ड है, उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ बोल। बाय और सेल करती थी और उनका प्राइसेस फिक्स होता था गवर्नमेंट और जो बाकी की ट्रांजैक्शन होती होंगी बाकी की ट्रांजैक्शन ये गलत लिखा हुआ है इसमें। आपने गवर्नमेंट से कुछ भी खरीदना है या बेचना है, गवर्नमेंट ने डबल प्राइस रखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो खरीदना है या बेचना है, तो गवर्नमेंट ने बोला है इतनी फिक्स क्वांटिटी हमारे प्राइस पे खरीदी या बेची जाएगी, उसके ऊपर की क्वांटिटी जो होगी वो आप मार्केट प्राइस पे खरीद या बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने तय कर दिया 40% कि 40% जो होगा वो गवर्नमेंट के 40% क्वांटिटी वो गवर्नमेंट के प्राइस पे खरीदोगे या बेचोगे, रिमेनिंग 60% क्या करोगे, वो मार्केट प्राइस पे खरीदोगे या बेचोगे। अगर तुम्हें गवर्नमेंट से कुछ खरीदना है, इनपुट या आउटपुट, तो 1000 किलो खरीदना मान लो, तो 40% कितना हुआ, 400 किलो। तो 400 किलो आपको गवर्नमेंट के प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, बाकी कितना बचा, 600 किलो। 600 किलो आप मार्केट प्राइस से खरीद सकते हो। तो 1000 किलो का सामान खरीदा दो अलग अलग प्राइसेस में, ये होता है डुअल प्राइसिंग। क्या फायदा होता है इसका ऐसे करने से? गवर्नमेंट, आज हम जो करते हैं ना CRR SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्यों करते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करा जाए। तो ये जो है, जब गवर्नमेंट ने कुछ क्वांटिटी अपने प्राइस से फिक्स कर दी और गवर्नमेंट का प्राइस ऐसा होता था जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता था। अगर मार्केट प्राइस बहुत हाई हो गया तो गवर्नमेंट अपना वाला प्राइस क्या कर देगी, कम। और मार्केट प्राइस कम है तो गवर्नमेंट अपना प्राइस क्या कर देगी, ज्यादा, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। तो ये चाइना में तरीका निकाला गया। हमने एक चीज पढ़ी थी, मैनेज फ्लोटिंग, कि इस लिमिट से ऊपर अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर, कि कुछ हद तक गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, बाकी मार्केट वो डिमांड एंड सप्लाई चलती रहेगी। तो ये वही चीज आ गई है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आधा प्राइस या कुछ प्राइस हम तय करेंगे क्वांटिटी पे, रिमेनिंग क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे। तो जो मार्केट प्राइस जो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, तो वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना प्राइस ऊपर नीचे, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा अप हो गया गवर्नमेंट अपना प्राइस क्या करती, तो लोगों को अफोर्डेबल हो जाता था। और गवर्नमेंट का अगर मार्केट बहुत कम हो गया तो गवर्नमेंट अपना प्राइस ऊपर कर देगी, ताकि मार्केट स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा लोग डिमांड ना कर दे उस चीज की सस्ता होने पे। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने डुअल प्राइस लगाई। बहुत कम कंट्रीज ने इतना दिमाग लगाया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, अब नहीं है, अब चाइना में ऐसा सिस्टम। ठीक है, समझ आया? ये लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी है, जो मैंने बोला वो समझ आ गया, इसको लिख सकते हो आप। अगला पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, ये इंडिया के अंदर भी है, ये हर कंट्री में होता है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक लाइन लिखी है पर ये है बहुत बड़ा टॉपिक। कैसे, क्या करा गया, जैसे इंडिया में गुड़गांव खोल दिया, हाँ,
बाहर की कंट्रीज को तुमने बुलाना है, वो क्यों आएंगी? क्या मांगेंगी तुमसे? बिजली, पानी, लैंड। तो उनको दिल्ली में लेके आओगे, दिल्ली में तो बड़ा महंगा है लैंड। तुमने गुड़गांव खोल देगी, गुड़गांव में आओ, सारा खेती की जमीन किस में कन्वर्ट होगी? हब बन गया पूरा, साइबर हब, है ना? तो उन्होंने बोला कि आप वहां पे आपको सस्ता लैंड देंगे, बिजली सस्ती देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, पानी सस्ता देंगे, आपको पावर देंगे, आपको लोग देंगे। आसपास दिल्ली है, दिल्ली से लोग अनएम्प्लॉयड वहां जाके काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां एक ही तरह का काम होगा। समझ गए हो? ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं। चेन्नई के अंदर है, पूना के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, नोएडा के अंदर है। ये सारे जोन्स बनाए गए हैं जहां सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। तो अगर बाहर की कंट्रीज को ये सब दोगे तभी वो आएंगे ना, वरना वो खुद ढूंढेंगे, उनको जगह मिली मिली ना मिली ना मिली। आपको उनको जगह, लैंड सस्ते रेट पे देना पड़ेगा। और ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेस वगैरह खोल दिए गए जहां से सामान एक्सपोर्ट होता है। आपको पता है एक्सपोर्ट जोन्स भी होते हैं, स्पेशल एक्सपोर्ट पार्क्स होते हैं। क्या होते हैं एक्सपोर्ट पार्क्स? इंडस्ट्रियल पार्क्स भी होते हैं। इंडिया के अंदर बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल पार्क है, बवाना एक इंडस्ट्रियल पार्क है, राई, नरेला, ये आउटर दिल्ली में है, इंडस्ट्रियल पार्क्स है। वहां पे इंडस्ट्रीज खोलो आप जाके जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं उसको, क्योंकि दिल्ली के बाहर रखा गया कि पोल्यूशन दिल्ली में ना आए। तो एक्सपोर्ट पार्क्स में क्या होता है? एक्सपोर्ट पार्क्स में वो फैक्ट्रियां खुलती हैं जिन्होंने अपना सामान सारा एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, जो इंडिया के लिए बनाएंगे नहीं। उनकी अपनी सारी पैदावार क्या होती है? एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप एक्सपोर्ट हाउस में, एक्सपोर्ट पार्क में फैक्ट्री खोलते हो, तो आपकी एक्सपोर्ट पार्क वाले एरिया से जो सामान एक्सपोर्ट होने जाएगा उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती नहीं गवर्नमेंट, टैक्स माफ है, क्योंकि आप उस एरिया से आ रहे हो, क्योंकि स्पेशल वो एरिया खोला गया है। फिर आप जो उस एरिया के अंदर इंपोर्ट करते हो रॉ मटेरियल, वो इंपोर्ट ड्यूटी माफ होती है आपकी, क्योंकि आप वो इंपोर्ट जो कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो। कोई कच्चा सामान इंपोर्ट कर रहे हो और फिनिश गुड एक्सपोर्ट करोगे, तो आपका इंपोर्ट का पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट करना। और गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, तो उन लोगों को बहुत सारी सब्सिडीज, लैंड सस्ता, बिजली पानी सस्ता मिलता है। तो ये गवर्नमेंट अलग अलग जोन्स खोलती है। फिर आईटी जोन्स होती है जहाँ पे पूरा कंप्यूटर्स का, आईटी का, मोबाइल्स का बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। वहाँ का माहौल ही अलग होता है। अगर आप उस जगह पे काम खोलोगे, आपको वहाँ पे उस तरह के लेबर्स मिलेंगी, उस तरह के लोग मिलेंगे, उस तरह की मार्केट वहाँ पे पहले ही इस्टेब्लिश मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह से खोला है। तो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले, जिससे क्या हुआ, बाहर के लोग चाइना में अट्रैक्ट हुए, और एक तो घर घर फैक्ट्री खोल दी और बाहर के लोगों को बुला लिया, प्राइवेटाइजेशन भी कर दी। तो इन्होंने जो एलपीजी हुआ कि नहीं हुआ है, ग्लोबलाइजेशन आ गई, प्राइवेटाइजेशन आ गई, लिबरलाइजेशन आ गई। ये कब किया? 1978 में ही कर दिया। हमने कब करा? 1992 में। सोचो कितनी लेट किया, तभी तो हम कंगाल हो गए थे। जब चाइना हमसे 50 साल 60 साल आगे क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने काम जल्दी शुरू किया, हमने बहुत लेट शुरू किया, वरना हम भी उनसे आगे होते। समझ रहे हो? अब आता जी पाकिस्तान। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खुद पढ़ लो, इस रीड में लिख लो, खाली ज्योग्राफिकल भी रीड में लिख लो, पॉपुलेशन लैंग्वेज भी रीड में लिख लो और रीड करो भी। फिर हम सीधा इकोनॉमी के अंदर आएंगे, और इतना ही पढ़ेंगे आज। पाकिस्तान पढ़ के चैप्टर अगली बार से इंडिया पे आ जाएगा। रोटी जाएगी। क्या कर रहे हो जी? समझ आ रहा है आपको? सोनिक बूम आया? सोनिक बूम नहीं, तो ये आएगा। अभी कहाँ पे हो आप? अभी इसको ये हो गया और सोनिक बूम आएगा, अभी कटे गया तो जो question कट आया गया, वो अभी बोल दिया। कट गया सोनिक बूम। अच्छी बात है अच्छा, ना? अच्छा टॉपिक था, 2 मिनट का था। क्या था वो? बताएंगे। जैसे जेट एयरक्राफ्ट आता है ना, जेट एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट 2 मिनट बाद आता है, उसकी आवाज पहले आती पहले है। आया बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज 2 मिनट बाद आती है, पहले दिखती है वो। लाइट, क्योंकि उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है एज कम्पेयर स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड हमको पहले आ जाती है वो सोनिक बूम कहते हैं। कोई चीज होने वाली पता पहले लग जाता है, या बाद में होगी, दिख पहले की। तीनों चीजें पढ़ लो, कुछ पूछना है पूछ लो, वरना सिंपल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद नहीं करना, रीड करना है। बाई चांस कुछ आ जाए, ये बड़ी खतरनाक बुक है ना, अभी इसमें कुछ भी आ सकता है, छोड़ते कुछ नहीं है इसलिए हम।
खतरनाक इसलिए कि 3-4 साल पहले ही बोर्ड्स में आई है, तभी मैक्रो में पता है कि घिसे पिटे वही क्वेश्चन आने हैं, पता है क्या आना है, एग्जैक्टली वही आता है। इसमें ना ज़्यादा पता नहीं, 4-5 साल में एक्सप्लोर नहीं हो पाई ज़्यादा ये, तो भी 3-4 साल ही हुए हैं ढंग से इसको, इसलिए कुछ भी इसमें आ सकता है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे, उसमें बनते नहीं है क्वेश्चन, उसमें जो है वही आएंगे बार बार। इसमें मैडम बना रही है आज का क्वेश्चन, सीबीएसई बना रहा है क्वेश्चन, क्या बनाए क्या पता। टेस्ट से ना कि डाउट लेने हैं, डाउट में यहाँ बैठ जाओ। ट्रीटमेंट चल रहा है ना ये इसका, डॉक्टर ने कैप पहनने को मना नहीं किया, इससे ना उजड़ जाते हैं बाल। कल क्या हुआ था तेरे को? सिर्फ जो मेरे से क्लास के बाद बात की बस वही था, वही टेंशन थी बस, बस इतनी सी टेंशन थी, और इतना मूड खराब इतनी सी बात का, क्योंकि कोई बात थी भी नहीं वो, ये तो मेरे से वैसे ही फोन पे कॉल करके बात कर लेती 2 मिनट में। टाइम टेबल नहीं बन रहा ना तेरे से, अब बन गया, स्कूल में पढ़ाई की मैथ्स, बस इतनी सी बात है। पागल है तू, इतनी परेशान हो जाती छोटी छोटी बात पे, छोटा बच्चा नहीं रहते। मैं परेशान, मैं उसने क्या हो गया। पढ़ लिया जी, चलो इकोनॉमी, तुम जल्दी कैसे आए हो, पढ़ाई करोगे, करो फिर। पाकिस्तान ने इंडिया की तरह क्या अडॉप्ट किया, क्या होता है उसके अंदर, फायदा नुकसान है। कुछ वेलफेयर का सामान गवर्नमेंट देगी, और जो वेलफेयर का नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट भी तो गरीब थी ना, पाकिस्तान की तो हमसे भी गरीब थी, उल्टा इंडिया ने उनको पैसे दिए थे कि वे काम शुरू करो, तो उन्होंने क्या करा, जो वेलफेयर का सामान है गवर्नमेंट बना के देगी, जो नॉर्मल है, जो महंगा सामान है बहुत है, वो प्राइवेट लोग बनाएंगे। पर ऐसा हुआ, ये क्या था, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंडस्ट्री आज बहुत 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 पीछे है, क्योंकि प्राइवेट लोगों ने ज्यादा काम वहाँ पे नहीं किया। पाकिस्तान बहुत मोस्टली आइटम्स बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं बनता वहाँ पे, वहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट होके आता, तभी महंगा है वहाँ पे, इंडिया से डबल रेट है हर चीज का वहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लेके आई डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में, कंबाइंड टैरिफ के बारे में, वगैरह वगैरह, इंपोर्ट कंट्रोल के बारे में डिटेल में हमने नहीं पढ़ना। फिर डाउट के बाद में लेगी टेस्ट के, डेप के डाउट नहीं है, वो तुम कभी भी ले लेंगे। टेस्ट दे दो पहले, चेयर दूं तेरे को, अगला जी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इंडिया को देख के भाई साहब ने भी शुरू कर दिया, पढ़ो, बाकी सब कुछ इंडिया को देख के ही करता है। कल मैं एक शॉर्ट देखा था यूट्यूब पे, एक रिपोर्टर एक बंदे से पूछ रहा है, अच्छा खासा जवान, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, पढ़ा लिखा लग रहा है, उससे पूछा कि तुम क्या मानते हो कि इंडिया पाकिस्तान से कितना क्यों आगे है, या ऐसा क्या वो कर रहा है, या आप मानते हो कि नहीं, कह रहा हम नहीं मानते, कह रहा पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, चलो मैंने भी देखी। इंडिया से अच्छा नहीं है। पीछे एक बुढ़े अंकल आ गए, उन्होंने फिर उससे क्वेश्चन पूछा, बुढ़े अंकल से पूछा रिपोर्टर ने, उन्होंने फिर जवाब दिया, कह रहे ये मान नहीं रहे, कह रहे पागल अनपढ़ लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं है, कह रहे इनकी लैंग्वेज से ही अच्छे कपड़े पहने उसने, तो उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। और वो बुढ़े अंकल थे, वो भी मोमडन थे, पर उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। कह रहे इनको कुछ नहीं पता, कह रहे G10 के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करता है, G20 के इंडियन मेन हिस्सा है, कह रहा इंडिया वर्ल्ड की सिर्फ मेन कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो G10 G20 का पार्ट है। कह रहा पाकिस्तान क्यों नहीं है उसमें, इससे पूछो, कह रहा मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि इंडिया आज वर्ल्ड लीडर्स में से गिनी जाती है। इंडिया की पढ़ाई, पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करने इंडिया आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम बेकार है। इंडिया से वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में जाती हैं,
क्योंकि ICMR बहुत अच्छा काम करता है। इंडिया मार्च तक जा चुका है क्योंकि इंडिया के पास सिस्टम है, गवर्नमेंट खर्चा करती है। पाकिस्तान में क्या करते हैं गवर्नमेंट? पैसों का, टैक्स का क्या करती है? सिर्फ बंदूकें बनाती है, टैंक, गोला बारूद, और इंडिया में फोड़ देती है। वेस्ट ऑफ मनी। इंडिया का जितना पूरे पाकिस्तान का बजट है ना, पूरा बजट, इंडिया का सिर्फ डिफेंस बजट है उतना। अभी इंडिया में पता है कितने लोग टैक्स भरते हैं? सिर्फ 1/4 लोग टैक्स भरते हैं। अगर बाकी के 3/4 भी टैक्स भर दें तो इंडिया अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगी अच्छा। पर लोग भरते नहीं है, लोगों को लगता है गवर्नमेंट खा जाएगी पैसा, खाती भी तो है ना करप्शन की वजह से। तो खर्चा भी अभी 1/4 लोग टैक्स भरते हैं, तब हमारे देश का बजट इतना अच्छा है, तब ये तरक्कियां हो रही है। डिफेंस तो बहुत सॉलिड है इंडिया का, बहुत सॉलिड है। चाइना को जब मर्जी हरा सकता है, पाकिस्तान को जब मर्जी हरा सकता है। लेकिन अगर सब लोग टैक्स भरे और पूरा टैक्स गवर्नमेंट के पास है, तो सोचो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड में, इंडस्ट्रीज में क्या क्या कर सकते हैं। पर हमारा सिस्टम खराब है, लोग पैसे खाते हैं, ईमानदार नहीं है। अगला है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन 19। पब्लिक सेक्टर ने लोगों का नीड्स एंड नेसेसिटी पे ध्यान देना शुरू किया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया होगा, पढ़ के बताओ। 1970 में गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लेके आई पाकिस्तान की, क्या हुआ उससे, पढ़ के बताओ। ये देखो, ये निकालना था। किसी भी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन होती है तो क्या होता है? अभी तो पढ़ा चाइना में क्या हुआ, कंपटीशन। मेन तो क्या होता है, गवर्नमेंट के लोग ढीले होते हैं तो क्या होता है, प्राइवेट काम खोल दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। भाई एक परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके साथ में दूसरा खड़ा कर दो परफॉर्म करने वाला, उसको देख के वो भी ठीक हो जाएगा कि यार वो कर रहा है, मैं भी तो करूँ परफॉर्म। तो किसी भी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन क्या काम करती है, कंपटीशन। उससे प्राइवेट लोग तो अच्छा काम करते ही है, गवर्नमेंट लोग भी ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो यही लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग 1970s। गवर्नमेंट के पास पैसे कम हो गए, हमारे 1992 में खत्म हुए थे, इनके कब खत्म हो गए? तो इन्होंने कहां से फिर भीख मांगी? वेस्टर्न नेशंस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह से। हमसे क्या, हम तो दुश्मन है। 65 में हराया हमने हमसे, वो तो आजादी के टाइम पे हमने दिया था। वो हमें बोला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि एक अलग कंट्री तुम्हारे इंडिया में से निकल के आ रहा है, तुम्हारे बेटे के समान है, कुछ दो इसको। ये क्या, बेटा घर छोड़ के जाएगा तो कुछ पॉकेट मनी साथ लेके जाएगा ना, वो वाला काम था। ठीक है, एक मिनट सब रुक जाओ। तो रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट, ये क्या पॉइंट हुआ? रेमिटेंस फ्रॉम मिडिल ईस्ट। पहले एमिग्रेंट्स क्या होता है, रेमिटेंस क्या होता है, और मिडिल ईस्ट क्या होता है, तीनों बताओ। नहीं, वो इलीगल एमिग्रेंट्स होते हैं, एक वर्ड साथ लगाना पड़ता। एमिग्रेंट्स मतलब एनआरआईज अमेरिकन, तो एनआरपीज हो गए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, ठीक है ना। तो वहां के लोग जो अच्छा पढ़ लिख गए या पढ़ने के लिए बाहर गए, कहाँ गए? मिडिल ईस्ट। व्हाट इज मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट नहीं पता? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मिडिल ईस्ट में थी। मिडिल ईस्ट, गरीबों बताओ। इराक, ईरान, दुबई, सऊदी अरब, सीरिया, ये मिडिल ईस्ट है। जो सारी मॉडर्न कंट्रीज हैं जहाँ तेल मिलता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो सारे मुसलमान कहाँ चले गए? वहां पे कुछ पढ़ाई करने, कोई काम करने। जब वहां पे सेटल हो गए, अमीर हो गए, तो पाकिस्तान ने एक तो अमेरिका से मदद मांगी, चाइना से मदद मांगी, कुछ एनआरआईज तो इंडियन हो गए, एनआरपीज, एमिग्रेंट जो वहां पे रह रहे हैं वो मूल रूप से पाकिस्तानी, पर रहते कहाँ पे हैं? वहां पे। उनसे मदद मांगी, यार आप अपनी कंट्री का सोचो, अपनी कंट्री में फैक्ट्रियां खोलो या हमको पैसे भेजो ताकि हम कुछ कर सके। इंडिया भी मांगती है। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो एनआरआई से मीटिंग करते हैं बहुत सारी, उनको बोलते हैं कि इंडिया में ये प्लांट लग रहा है, आप इन्वेस्ट करो। उनसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, उनको बोलते हैं फैक्ट्रियां खोलो।
हमेशा एनआरआईज इंडिया की हेल्प करते हैं क्योंकि वहां वो सेटल्ड है, पैसा भेजते हैं गवर्नमेंट के पास। तो पाकिस्तान ने भी मदद मांगी, किससे मांगी? अपने लोगों में जो कहाँ पे थे, मिडिल ईस्ट में और वेस्टर्न नेशन से। दिस हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक। इसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ में उछाल आया। इन 1988 रिफॉर्म्स दोबारा से रिवाइज किए गए। वो क्या थे, हम क्यों पढ़े? पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुक में होगा, हम क्यों पढ़े? हम तो इंडिया पूरी बुक पढ़ेंगे ना, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, वो अपनी बुक पढ़ेंगे। अगली बार हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी सबकी। ये जरा बंद कर दो रेड बटन।